नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक हूँ। आज हमारे साथ EMRC सेंटर में डॉक्टर मार्कंडे राय हैं। आप ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया के चेयरमैन हैं और इंडो पैसिफिक जो फोरम है उसके भी इंटरनेशनल चेयरमैन हैं। तो मैं उनसे आज वासुधैव कुटुंबकम के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। तो आपने ये प्रोजेक्ट जो है आपके मार्गदर्शन में तैयार हुआ है, इसका प्रोजेक्ट का प्रपोजल। तो अप्रैल में कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद इसकी रूपरेखा हम लोगों ने तैयार शुरू किया। जब दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पूर्ण ध्वनि से जब पूरे हाल भरे हाल में दोनों हाथ उठा करके लोगों ने स्वागत कर दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, इसकी ध्वनि अब विश्व में जानी चाहिए। और धीरे धीरे उसकी रूपरेखा तैयार की गई। कंसेप्ट नोट बना डॉक्टर पाठक ने कंसेप्ट नोट बनाया, एक्सेप्ट किया हम लोगों के रिक्वेस्ट को कि आप इसके कंसल्टेंट रहें और इसकी जितनी भी कहीं से भी जो निचोड़ मिल सकता है, मटेरियल मिल सकता है, जितनी भी सामग्री मिल सकती है जुटाने की। और उसके बाद हमेशा हमारा रिक्वेस्ट निवेदन इनसे रहा कि मटेरियल पर तो बहुत बातें हो चुकी हैं, आप बात करिए जिस पर नहीं बातें हुई हैं कि इसको कैसे कराया जा सकता, कैसे हो सकता है, कैसे कार्यान्वित हो सकता है, कैसे इसको रियलाइज किया सकता है। इसकी रियलाइजेशन की बात कहीं भी नहीं कही गई है। जितने संत महात्मा ऋषि मुनि, जितनी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, रिसर्च हैं, वसुधैव कुटुंबकम क्या है, किस देश में, किस काल में, किस संस्कृति में, किस फिलॉसफी में ये बातें कही गई हैं। बहुत से कंट्री में, बहुत सी जगहों पर इसके बारे में विभिन्न शब्दों में चर्चा की गई है। हम लोगों का ये भी अप्रोच था कि कभी हम लोगों को ये नहीं शो करना है, नहीं तो ये जो हमारा जो मिशन है वो सफल नहीं होगा कि हम ये बात जानते थे। हमारे ही कल्चर में कई बात कही गई, और कल्चर में और सभ्यताओं में भी ये बातें कही गई हैं, डिफरेंट शब्दों में, डिफरेंट कालखंड में। उनको भी हम लोगों ने जॉट डाउन किया। आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि जब मैं इस पुस्तक का विमोचन जब वाशिंगटन में कर रहा था 2 महीना पहले अक्टूबर में, तो वहाँ पर जब वहाँ अमेरिकन भाइयों ने देखा कि उसमें तो एक स्लोगन वोल भी लिखा गया है जो कि अमेरिका के रेड इंडियंस का स्लोगन है। उसमें ये भी लिखा गया है कि कोरिया में हांगिंगम कहा जाता है इसको। उन्होंने ये भी देखा कि पंचशील कहा जाता है इंडोनेशिया में, अफ्रीका में अबुंटू कहा जाता है। और विभिन्न देशों को जब उन्होंने देखा और स्पेशली जब अमेरिका का देखा तो वो लोग उछल पड़े कि अरे आपने तो इतना कलेक्शन किया है कि अमेरिका के रेड इंडियंस भी क्या कहते थे कि हम एक हैं, वी आर वन ट्राइब, गॉड इज वन। ये आपने अपनी किताब में इसका भी रिसर्च किया है, शोध किया है। और उसके बाद जब रिकमेंडेशन लोगों ने देखा लास्ट 2 चैप्टर्स में, तो उन लोगों को लगा कि ये तो कभी किसी ने बात बताई नहीं थी कि होगा कैसे। तो मैंने उनको समझाया कि देखो ऐसा है कि मैं समझ गया था कि करना क्या है। इसलिए कि पानी 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 करने से प्यास नहीं बुझेगी ना। प्यास मुझे लगी है, अब पानी पानी 1000 बार कहें तो प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन 1 गिलास पानी हमको दे दीजिएगा तो प्यास बुझ जाएगी। तो वैसे ही प्रैक्टिकल हमको समझाना है, प्रैक्टिकल करना है कि क्या अपने में चेंज हम लाएं कि हम इतने उदार हो जाएं, उदार चरित हो जाएं कि हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मान लें, जहां अपना पराया का भेदभाव न हो कि हमारा है ये हमारा नहीं है। यही मदर टेरेसा ने भी कहा था कि जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, वो इसलिए हैं कि हम ये नहीं समझते हैं कि एवरीबडी बिलोंग टू मी। जब ये मान जाएंगे कि एवरीबडी बिलोंग टू मी, तब पीस विल कम, पीस विल प्रिवेल। वी डोंट हैव पीस बिकॉज वी फील दैट समबडी इज अदर देन मी। दैट वाज मदर टेरेसा। मुझे ऐसा याद है कि उसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम जैसे 17 कॉन्सेप्ट्स को जो है उसमें कवर किया था जी। और जैसा आपका निर्देश था, क्योंकि मैं इसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था जी, सारा रिसर्च का डाटा इकट्ठा करना था जी, और साथ में इस पुस्तक की योजना भी तैयार करना थी। तो मैंने ऐसा विचार किया कि इसमें 4 भाग होने चाहिए। पहला भाग इसमें फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट का रहेगा,
तो वसुदेव कुटुम्बकम को लेके ईस्टर्न फिलॉसफीज़ में क्या कहा गया, वेस्टर्न फिलॉसफीज़ में क्या कहा गया, और एब्राहिमिक फ़िलासफ़ीज़ क्या कहती हैं। एब्राहिमिक फ़िलासफ़ीज़ में हमने काफ़ी व्यापक स्तर में, जैसे इस्लाम में जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आती है, क्रिश्चियनिटी में वन फैमिली की बात आती है, लेकिन जो वैदिक परंपरा है उसमें तो बहुत, जैसे महाउपनिषद का भी आपने उल्लेख किया, और इस प्रकार से हमने उसका एक चैप्टर फ़िलासफ़िकल फ्रेमवर्क के रूप में तैयार किया। फिर बाद में ये आया कि ये फ़िलासफ़ी, जैसा आप कहते हैं कि फ़िलासफ़िकल बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन ये फ़िलासफ़ी क्या ह्यूमन बिहेवियर में उतर सकती है। तो हमने फिर एक दूसरा चैप्टर की इसकी योजना बनाई कि ह्यूमन बिहेवियर में कैसे आ सकता है, और संयोग से सारे रिसर्च रेफरेंसेस देखने के बाद ये समझ में आया कि बिहेवियर को जब हम समझने जाते हैं तो परिवार और समाज में बिहेवियर की समझ होती है। यदि हम उसको देखें तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम व्यवहार के सूत्र को पहचान सकते हैं। और मैंने देखा कि सभी थियोलॉजिकल जो स्कूल्स हैं, उन थियोलॉजिकल स्कूल में फैमिली की जो बात आई है, तो उसमें हर फैमिली में रिलेशनशिप यही होते हैं जो हिंदू फैमिली में होते हैं, क्रिश्चियन फैमिली में, इस्लामिक फैमिली, तो दुनिया में जितनी भी फैमिलीज़ हैं उसमें रिलेशनशिप इतना ही है, माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी और भाई बहन संबंध। और उन संबंधों में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी एक जैसी हैं, और इसलिए मुझे बिहेवियर की यूनिवर्सलिटी जो है वो पकड़ में आई, और उस यूनिवर्सलिटी को मैंने वसुदेव कुटुम्बकम के इस चैप्टर के हिसाब से उसको फ्रेम किया, और हम यूनिवर्सल बिहेवियरल फ्रेमवर्क को जो है उसमें हम पहचान पाए। तीसरा भाग उसका ये था कि इथिकल फ्रेमवर्क्स जो है वो कैसे बनेंगे, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, है ना, एजुकेशनल और डिजिटल। लीगल में भी ये था कि दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके जो लीगल फ्रेमवर्क हैं, जब उनके रेफरेंसेस देखना शुरू किए तो ये पता लगा कि उन सभी फ्रेमवर्क में अखंडता की बात आई है ना, यानी पूरी मानव जाति एक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक आर्टिकल ही ऐसा है जो इंटरनेशनलिज्म को सपोर्ट करता है, जो कहता है कि केवल भारत का संविधान केवल भारत के लोगों के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए काम करेगा। ये सारा रिसर्च करने से इथिकल फ्रेमवर्क का एक पूरा चैप्टर जो बन पाया, और उससे जो अभी एक्सपेक्टेशंस हैं समाज में, ये एक्सपेक्टेशन है कि ये सारे लीगल फ्रेमवर्क जो हैं यदि बन जाते हैं यूनिवर्सल फ्रेमवर्क के रूप में, तो वसुदेव कुटुम्बकम की जो आवाज़ है, या वसुदेव कुटुम्बकम जैसी और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की आवाज़ जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो सकती है। सर, आप तो जानते ही हैं कि वसुदेव कुटुम्बकम की बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी करते थे, जवाहरलाल नेहरू भी करते थे, इंदिरा गांधी भी वसुदेव कुटुम्बकम का उल्लेख करती थी। मुझे लगता है कि भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसने अपने वक्तव्य में वसुदेव कुटुम्बकम की बात ना की हो। लेकिन ये कैसे रियलाइज़ होगा, कैसे आएगा, तो इसमें आपका मार्गदर्शन मुझे मिला है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आप इसको और बताइए कि कैसे वसुदेव कुटुम्बकम की फ़िलासफ़ी यूनिवर्सल जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें और परकुलेट हो सकती है, और भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, हमारी जो विदेश नीति है, उसमें कैसे एक प्रोमिनेंटली जो है वसुदेव कुटुम्बकम को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। जी, बहुत ही मैंने सुंदर प्रसंग है। वसुधैव कुटुम्बकम की बात हम लोग बचपन से सुनते आते थे। जी, बहुत से एनजीओज का मेन स्लोगन भी है, उनका थीम भी है वसुधैव कुटुम्बकम। ARSP अंतर्राष्ट्रीय परिषद का भी देखें तो उनका भी वसुधैव कुटुम्बकम ही है। जी, जी। बालेश्वर अग्रवाल ने भी वसुधैव कुटुम्बकम के नाम पर ही इंडियन डायस्पोरा की बात की, प्रवासी भारतीय, जो कि भारतीय अभी पिछले वीक भुवनेश्वर में मना है 18वां। लेकिन उसके आगे नहीं हम लोग बढ़ते थे, एक फंक्शन कर लिया। ये जो सोच थी, जो चिंतन था, वो आपका स्वाभाविक चिंतन है कि होगा कैसे। भारत सरकार ने G20 करा करके इसको
न केवल 75% इकोनॉमी और 80% पॉपुलेशन विश्व के तक पहुंचाया इस स्लोगन को। यहाँ तक कि जो भगवान को नहीं मानते हैं और विश्व को एक परिवार नहीं मानते हैं, वो भी देश इसमें आए। चाइना और रसिया जैसे देश लास्ट तक इसलिए की थी इंडिया का इथोज है, हम क्यों माने, ये तो संस्कृत का है। लेकिन अंत में उनको लगा कि नहीं, विश्व एक परिवार ही सलूशन है। अब आगे हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन के बहुत से साधन जुटा लिए हैं, एक करने के साधन बहुत कम है और एक माध्यम है G20, इसलिए वो भी भाग लिए, कंसेंसस डॉक्यूमेंट बन गया। होता क्या है कि डॉक्यूमेंट तो बन जाते हैं, कई सौ कई हज़ार करोड़ खर्च भी कर दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है जी। वही हाल G20 के डॉक्यूमेंट का भी है। ये पुस्तक जो है जगाने का काम करेगी, न कि भारत सरकार को बल्कि पूरे विश्व को, कि कैसे होगा, क्योंकि किसी के पास सोल्यूशन इसका नहीं था जी। मैंने ये कहा कि उन लोगों को जानकारी नहीं हो सके, जानकारी हो, लेकिन किसी ने इस पर पहल नहीं की थी। किसी भी साधु, महात्मा, चिंतक, विचारक, फिलॉसफर की बात हम सुनते हुए कभी नहीं देखा था कि उन्होंने कभी चर्चा किया हो कि वसुधैव कुटुंबकम होगा कैसे। जी। और हम लोगों का जो सोच है, चिंतन है कि होगा कैसे, कि कैसे घर परिवार में वातावरण बनाया जाए। जी जी। वैल्यूज पर हम लोग क्या कि ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं। ह्यूमन वैल्यूज जब आएंगे, जैसे कि 2-3 बातें हम हमेशा कहते हैं, लोगों को देना सिखाना। जी। लोग लेना तो जानते हैं, देना कब सीखेंगे। देना सीख जाएंगे तो अपने आप थोड़ा सा जुड़ना हो जाएगा और विचार भी बढ़ेगा, उदार चरित हो जाएंगे कि आप दे सकते हैं। आनंद भी आएगा, कि देने का एक बड़ा आनंद है लेने से, लेकिन देखते ही नहीं, लोग लेते ही रहते हैं, लाइफ लॉन्ग लेते रहते हैं। हमारा हाथ ऐसे रहे कि ऐसे रहे, दे सकें तो ज़्यादा अच्छा है ना। जी जी। दूसरा हम कहते हैं कि अगर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना है तो प्यार करना सीखें लोग। जी। लव दाई नेबर, एवरीबडी को प्यार करें। और तीसरा सोपान है जो कि वसुधैव कुटुंबकम को पहुंचाएगा, सेवा करना, कि हम सेवा करना सीख जाएं। आज कोरोना काल में भारत ने प्रूव कर दिया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के आचरण पर भी विश्वास करता है। कोरोना काल में भारत ने 150 कंट्री को अपना वैक्सीन पहुंचाया, जिसमें 70 कंट्री को फ्री दिया। जी जी। विश्व को एक परिवार नहीं मानता, तो भारत में सब लोगों का भी वैक्सीनेशन नहीं रहा था, उसके पहले ही भारत ने कम से कम 50 कंट्रीज को वैक्सीनेशन भेज चुका था। अमेरिका को भी वैक्सीनेशन किट और मास्क देने वाला इंडिया ही है। तो ऐसे ये जाहिर करता है कि हमारे ब्लड में है ये। आज जितने भी हमारे एम्बेसी और हाई कमीशंस हैं, सबको निर्देश दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट करने के लिए, जी जी, चर्चा करने के लिए। तो अभी चर्चा पर है, आगे क्या करें शायद उनको भी नहीं पता है। तो हम लोगों को इस किताब के माध्यम से हम लोगों ने विश्व तक संदेश पहुंचाया। इसीलिए इस किताब को हमने UN में भी लॉन्च किया अक्टूबर में, जब हम वहाँ थे तो न्यूयॉर्क में, जहाँ की फ्यूचर समिट हो रही थी जी। और टॉपिक था न्यू एजेंडा फॉर पीस, जो कि सेक्रेटरी जनरल का रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट किया था, जी। पीस कैसे हो विश्व में। इस किताब में न्यू एजेंडा फॉर पीस की भी बात आई है। न्यू एजेंडा फॉर पीस की भी चर्चा की गई है। इस किताब को हमने UN में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया, इसलिए कि वहाँ भी लोग जाने कि न्यू एजेंडा फॉर पीस में जो बात की गई है कि शांति के माध्यम से हम विश्व को एक करें, ये इस किताब में चर्चा की गई है। और देखें कि कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस, कैसे मूवमेंट इसको बनाया जा सकता है, कैसे विवाद, झगड़े, लड़ाइयाँ मिटाई जा सकती हैं। निगोशिएशन टेबल पर आकर के डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से बहुत सी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इसीलिए इस अगला जनरेशन तैयार करने के लिए हम लोग यूथ को पीस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो न कि भारत में ही विश्व की समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करने में वो पीस निगोशिएटर भी बने, पीस मेकर ही बने, पीस कीपर ही बने, पीस बिल्डर भी बने। जी। जो गांधी का भी सपना था, गांधी ने भी चाहा था पीस ब्रिगेड बनाने की बात। 1930 के राउंड उन्होंने बहुत से लेख लिखे और भारत को भी संदेश दिया उन्होंने
कि हम लोगों को एक पीस ब्रिगेड बनाना चाहिए। ब्रिगेड शब्द हम लोगों को थोड़ा सा आर्मी जैसा लगता था, इसलिए मैंने उसको पीस ब्रिगेड ना करके हम लोगों ने आपस में चर्चा करके आप लोगों से हम लोग तय किया कि इसको पीस बिल्डर कहा जाएगा। इससे पीस मेकिंग, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग तीनों आ जाएंगे जी। अगर उन समस्याओं को लोकल माध्यम से ही, लोकल लोगों के द्वारा ही हल कर लिया जाए। इसके लिए हम लोग पीस बिल्डर्स बना रहे हैं। सपना ये कि हर गांव, हर बस्ती, हर मोहल्ले में एक पीस बिल्डर हो, जिसकी एडॉप्टेबिलिटी हो, जो इसको लोग जानते हों, जिसको लोग जानते हो कि निष्पक्ष है और कुछ उसके आचरण हैं, उस आचरण को हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ अपने यंग स्टाफ जो है उनको लाए हैं, जो कि बच्चों से संवाद करके, बच्चों से डिस्कस करके उनको पीस बिल्डर्स की ट्रेनिंग दें और उनको बताएं कि कैसे अपने लोकल समस्याओं को इंटरवेंशन के द्वारा, जो समस्या खड़ी होने वाली है उसके पहले ही मिटिगेशन उसको कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं, निगोशिएशन कहते हैं, उसके माध्यम से उन बच्चों को थोड़ा ट्रेंड कर रहे हैं हम लोग कि अपने मोहल्लों के छोटे मोटे समस्याओं को, नाली बह रही है उसके लिए झगड़ा हो जाता है, गाड़ी पार करने के लिए झगड़ा हो जाता है, ऐसे झगड़ाओं और वो झगड़े कई मैंने पीढ़ियों तक चले जाते हैं। वो सब झगड़ों से कैसे बचा जा सके, इसलिए हम लोग यूथ को ट्रेनिंग देने आए हैं कि विश्व एक परिवार अगर बनाना है तो बच्चों को, युवा वर्ग को ट्रेनिंग देना है ताकि वो पीस को अपने भीतर महसूस कर सकें, खुद पीसफुल हो और औरों को भी पीसफुल बनाएं, और कहीं झगड़ा झंझट उनके इलाके मोहल्ले में हो। तो ये जो ट्रेनिंग है एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है, ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है कि जो रेगुलर हम लोग इन बच्चों के संपर्क में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि फर्दर ट्रेनिंग देते रहें। इनके भी कुछ केसेस जो हैं उनको सुलझा करके केस स्टडी हमको दें तो हम लोग उनको बेस्ट प्रैक्टिसेज में अपना एक संकलित करेंगे, एक कंपाइल करेंगे, ताकि और लोग भी सीख सकें कि कैसे वो पीस बिल्डर बन सकते हैं, कैसे लोकल समस्याओं का समाधान, छोटी छोटी बातों के लिए जो मतभेद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, अंत में FIR और केस हो जाता है, उनको ऐसे ही निपटा सकें। जी जी जी। तो जैसा आपको पता ही है कि फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क बने और एक यूनिवर्सलिटी को पहचानने का प्रयास जो इस पुस्तक के माध्यम से हुआ, और इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आएंगी जो शिक्षा संस्थानों के लिए और शिक्षक कम्युनिटी के लिए और सरकार के साथ साथ जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनके लिए भी इसमें से कुछ उपयोगी कंटेंट जो है मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा।